हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर कोर्स में आगे बढ़ेंगे और आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज आपको सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो जब मैंने चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो किया था फॉर WBSE तो मैंने दिखा दिया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप ये चैप्टर करते हो तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेन में भी दिखेंगे और WBSE एग्जाम में भी दिखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस देखो तभी हो पाते हैं जब आप इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आपको टर्म्स के बारे में समझ लो। ठीक है, जितने भी टर्म्स आपको दिखेंगे, चाहे फॉर्मूले में दिखे चाहे कॉन्सेप्ट में दिखे, अगर आपको टर्म्स के ऊपर पकड़ आ गई ना तो फिर ये चैप्टर आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में आपको इस बात की गारंटी दे पाऊंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज में जितने भी फॉर्मूले हैं उनका कब यूज करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है सीरीज को देख के, ये सभी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। बस आप एंड तक वीडियो देखना, एंड तक पूरा सिलेबस पढ़ना और सीक्वेंस एंड सीरीज अपन 4 लेक्चर्स तक मैक्स टू मैक्स में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे जहां मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल कर दिया, जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री फाइनल कर दिया, लॉगरिथम इनइक्वालिटी जैसे चैप्टर्स फाइनल कर दिया, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। WBSE 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जितने भी नोट्स होते हैं आपको क्लास के नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो सभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप प्रिंट आउट कराओ और लास्ट के दिनों में एग्जाम के आप रिवाइज कर सको नोट से। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। साथ ही में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर WBSE 2024 एस्पिरेंट्स, वो भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को, सीक्वेंस एंड सीरीज को। तो सबसे पहले बच्चा तो टर्म से ही कंफ्यूज होता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है सर। एंड का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या और सीरीज का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा कई बार उसने ना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी सुना होगा, जैसे आपने 9th-10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा, अरिथमेटिक सीरीज नहीं सुनी होगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुना होगा, अभी अगर सुना भी होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो मैं बोलूं सीक्वेंस एंड सीरीज, या मैं दूसरी भाषा में बोल दूं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, तो आपको इतना से क्लिक कर देगा कि जो सीरीज है वही प्रोग्रेशन है। माने सीरीज और प्रोग्रेशन जस्ट एक आदमी के दो नाम है वो सेम ही चीज, सीरीज और प्रोग्रेशन सेम है। अच्छा ठीक है, बट सर सीक्वेंस क्या है। ठीक, तो पहली लाइन में मैंने मेंशन किया है स्टार्टिंग ऑफ द क्लास के कि व्हेन एवरी टर्म इज अंडर अ रूल दैट इज नोन एज सीक्वेंस। मतलब सर इसमें टर्म्स दिखेंगे, हाँ, जैसे ABCDEFGH लेटर्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें टर्म्स दिखेंगे। और सभी टर्म्स अगर कुछ ना कुछ रूल को फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ नियम को फॉलो कर रहे हो, तो उनको दुनिया सीक्वेंस बोलेगी। अब वो नियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो नियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये नियम को फॉलो करें, नहीं, वो कुछ भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी दुनिया उनको सीक्वेंस बोलेगी, नहीं तो नहीं बोलेगी। ठीक, तो मैंने दूसरी लाइन में ये भी लिख दिया दूसरी बात कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ठीक, अच्छा ज्यादा ये सब बातें देखो, आज का जो क्लास रहने वाला मैंने आपको पहले ही बताया, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं किसी भी चैप्टर का, तो मैं मान के चलता हूं कि अभी तक आपने नहीं सीखा है ये सभी चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक रखता हूं, तो वो स्टूडेंट जिसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया है वो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने आया है, वो जस्ट पहले लेक्चर में पेशेंस रखना, दूसरे लेक्चर से जब हम मिलेंगे ना तब मैं आपको डिफिकल्टी लेवल दिखा दूंगा इस चैप्टर की। ठीक है, तो पहला लेक्चर अपन बेसिक रखते हैं क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना है, मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना है जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज पहली बार देख रहे हैं, तो उनके बारे में भी तो सोचना है ना। तो उनके लिए पूरा बेसिक रखता हूं और एक एक छोटी छोटी बात पे ना बहुत जोर दे के सिखाता हूं। क्यों? क्योंकि यही सब छोटी चीजें आपको बड़े क्वेश्चंस में काम में आएगा, और अगर आप यही नहीं सीखे तो फिर बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं। जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना किसी भी चैप्टर का, उससे बाई चांस आपके जेईई मेन या कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चंस आएगा, लेकिन ये आपके दरवाजे खोलता है बड़े क्वेश्चंस के लिए, तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, पसंद है तो बस एक लाइक कर देना अगर क्लास आपको समझ में आए तो। ठीक है, अच्छा जैसे देखना इस सीरीज को बहुत ध्यान से, तो ये क्या एक सर रूल फॉलो कर रहा है, मैंने बोला अगर देखोगे तो ये 1 फिर लिखा 1/2 1/3, ऐसा नहीं लिख रहा है कि बार बार 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। अच्छा हाँ सर, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये सर सीक्वेंस होगा। हाँ, फिर सर सीरीज क्या होगी अभी बताता हूं। अगर कल को सामने वाला कॉमा 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 देके भाग गया टर्म्स के बीच में, तो उसको दुनिया सीक्वेंस बोलेगी।
बट अगर बीच में प्लस माइनस करके भाग गया तो उसको दुनिया सीरीज बोलेगी। बस इतनी सी बात है सर। हाँ मैंने सर सब एक ही है। हाँ ये सब नाम अलग अलग है, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये सब एक ही है। सीक्वेंस क्या है? वही सीरीज जिसमें कॉमा लगी है वो सीक्वेंस, और वही सीरीज जिसमें प्लस माइनस लिखा है वो सीरीज हो गई। ठीक है, तो सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन सब एक ही बात है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सीरीज की, तो मैंने साफ साफ लिख दिया कि एक ऐसी सीक्वेंस, सीक्वेंस माने वो कॉमा वाला, ठीक है, which every term follows a constant rule or a pattern is known as progression। ठीक है, समझ में आ रही है आपको कहानी? तो प्रोग्रेशन बोलो या सीरीज बोलो, ये सीरीज भी है और ये प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, इसको अपन प्रोग्रेशन भी बोलेंगे, दोनों एक ही नाम है। ठीक, तो मैंने आपको समझा दिया कि कांस्टेंट रूल फॉलो करना चाहिए। अगर कांस्टेंट रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर दुनिया उनको सीक्वेंस नहीं बोलेगी। अच्छा सर, ये A1 A2 A3 से चलते चलते कहीं रुक गया, लास्ट वाले टर्म पे जाके रुक गया, आखिरी टर्म पे, मतलब इसकी गाड़ी रुक गई। अगर किसी सीक्वेंस की गाड़ी चलते चलते रुक गई ना, तो दुनिया उसको बोलेगी फाइनाइट सीक्वेंस। सुनने की कोशिश करना, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूं। लेकिन अगर मान जाओ कोई गाड़ी रुकी ही नहीं, चलते रही A1 A2 A3, उसने नहीं बोला कि कहां जाके रुकेगी, तो अगर उसने नहीं बोला सामने से कि कहां जाके रुकेगी, तो मैं मान लूंगा इनफाइनाइट पे जाके रुकेगी। तो आखिरी टर्म का इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो ऐसा कोई भी टर्म जिसमें लास्ट टर्म माने आखिरी टर्म इनफाइनाइट हो, उसको दुनिया बोलेगी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो दो वर्ड्स मैंने, दो सीक्वेंस के बारे में आपको सिखा दिया, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहीं पे इसको मैंने अलग से टॉपिक नहीं लिया टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ जाऊं, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। तो लास्ट लाइन लिखा प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच nth टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। या ये क्या बोला सर आपने? ये अभी नहीं बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अभी इंग्लिश का सिर्फ हिंदी ही कर पाऊंगा। ठीक है, ये आगे समझा दूंगा आपको। ठीक, अच्छा अब मैंने बोला अंडर अ रूल, तो रूल बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि 4 प्रकार के रूल पाए जा सकते हैं दुनिया में। पहले रूल के अगर अंडर फॉलो करे एपी, फिर दुनिया दिखेगी जीपी, फिर एचपी, एजीपी, ये सभी नाम आपने सुना होगा आई थिंक। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एजीपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी साथ साथ। और लास्ट में होगा एक मिसलेनियस सीरीज, जो कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा, उसमें अपन रूल बनाएंगे। वो डायरेक्ट रूल नहीं फॉलो कर रहा होगा, उसमें अपन रूल बनाएंगे। वो आएगा एपी जीपी एचपी, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपसे खुद से एपी जीपी बनवा लेगा। ठीक, आ रही है कहानी समझ में? अच्छा, मतलब सर ये एपी जो होगा इसका रूल अलग होगा। हाँ, ये जीपी जो होगा इसका रूल अलग होगा। हाँ, ये एचपी जो होगा सर इसका रूल अलग होगा, और एजीपी का रूल अलग होगा। हाँ, मतलब सर इनको जो कैटेगराइज किया गया ये रूल के अकॉर्डिंग किया गया। हाँ, क्योंकि आपने सामने से ही चल के बोल दिया सीक्वेंस एक ऐसी सीरीज होगी, एक ऐसा ऑर्डर होगा जो कि एक रूल को फॉलो कर रहा होगा। अब दुनिया में एक ही प्रकार के रूल तो पाए नहीं जाते। इंडिया में ट्रैफिक रूल अलग है, फॉरेन जाओगे अमेरिका में वहां का ट्रैफिक रूल अलग है। तो ऐसे ही मैथ्स में भी बहुत सारे रूल्स पाए गए। तो 4 रूल्स अपन को पढ़ना है, एक एपी का रूल, एक जीपी का रूल, एक एचपी का रूल और एक एजीपी का रूल। ठीक है, चले अब आपको कई बार मैंने अभी बोला इसकी इंग्लिश पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा, अब समझाने की बारी आ गई। ठीक है, इसने बोला है कि जो आखिरी टर्म होगा ना उसको अपन nth टर्म बोलेंगे, आखिरी टर्म को, और उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी आखिरी टर्म क्या होगी? सबसे लास्ट वाली टर्म, जो सबसे लास्ट में बैठा होगा। एक बच्चे ने बोला सर सबसे लास्ट वाली टर्म ना, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 किया तो सबसे आखिरी टर्म वाली कहीं n होगी। ठीक है, अच्छा इसको nth टर्म बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं tn से। तो एक बच्चे ने बोला सर tn से, तो पहले टर्म को t1, हाँ, दूसरे टर्म को t2, तीसरे टर्म को t3। हाँ, अभी सुनना, बहुत सारी बातें बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। 1 3 5 7 9। अब पैटर्न समझने, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। बार बार आपसे nth टर्म लिखवाऊंगा, बार बार आपसे nth टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी बड़े क्वेश्चंस में। तो अगर मैं यहाँ पैटर्न समझने की कोशिश किया, समझदार बच्चा को तो देख के ही पता चल जाएगा, लेकिन थोड़े से दिमाग के जो कमजोर है उनके लिए डायलॉग बोलता हूँ, कितने का डिफरेंस है बताना? 5 और 3 में, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 की डिवाइड मारो।
अगर दो की डिवाइड मारा तो किसी एक में मार दो, मान के चलो 3 में ही मार दिया, रिमाइंडर कितना 1। ये मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के स्टार्टिंग दिन में सिखाया था। तो अगर दो की डिवाइड मारी तो 2n और एक रिमाइंडर छूट गया तो 2n+1। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में? तो पैटर्न लिखना है, आखिरी टर्म लिखना है 2n+1। ठीक, अच्छा इसका पैटर्न समझते हैं। 1 2 4 8 16। एक ने बोला सर यहां तो 2 का डिफरेंस है लेकिन यहां 4 का डिफरेंस है, फिर यहां 8 का डिफरेंस हो गया, तो डिवाइड वाला फंडा तो फेल हो गया, क्योंकि अगर डिफरेंस इक्वल की हो तभी तो डिवाइड मारते हैं ना। 4 का डिफरेंस हुआ तो 4 की डिवाइड मारते थे, 2 का डिफरेंस हुआ तो 2 के डिफरेंस मारते थे। बट यहां तो देखिए सर बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, आगे 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है, तो ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर में तो पैटर्न ही फॉलो कर रहा। अगर इससे पूछो तो तुम क्या हो, ये बोलेगा मैं 2 की पावर 1 हूं। इससे पूछो तुम क्या हो, बोलेगा 2 का स्क्वायर हूं। अच्छा, पहले पोजीशन पे बैठा हुआ 2 की पावर 0 है, दूसरे पोजीशन पे बैठा हुआ 2 की पावर 1 है, तीसरे पोजीशन पे बैठा हुआ 2 की पावर 2 है। तो अगर ध्यान से सोचूं तो क्या nवे पोजीशन पे बैठा हुआ, क्योंकि मुझे आखिरी टर्म बतानी है, n टर्म बतानी है, तो आखिरी पोजीशन पे बैठा हुआ क्या n-1 तो नहीं होगा? कैसे सर? अरे तीसरे पे बैठा हुआ 2 की पावर 2 है, मतलब बैठा है तीसरे पे लेकिन 1 डिग्री कम लेके बैठा है। अरे तीसरे पे देखो 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, तो बैठा है तीसरे पे लेकिन 1 डिग्री कम करके बैठा है। तो जो आखिरी पे बैठा होगा माने n पे जो बैठा होगा वो उसमें से 1 डिग्री कम करके माने n-1 पे होगा, तो 2 की पावर n-1। कितने लोग यहां मुझे डायरेक्ट बता देंगे ऐसे ही सोच के कि ये लिखा है 1/3 और दूसरे पे बैठा है तो 3 की पावर 1 है, तो आखिरी पे बैठा होगा तो 3 की पावर n-1 होगा। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अभी एक डायलॉग और बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1/3 5 7 सर, एक मिनट, ये तो मुझे दिख गया, 2 का डिफरेंस 3 5 7, 2 का डिफरेंस, तो सर ये तो 1/2n+1 है। ठीक है, किसी ने कान पकड़ के उल्टा कर दिया इसी सीरीज को, 1 3 5 7 9 को कान पकड़ के उल्टा कर दिया, तो मैं भी 2n+1 को उल्टा कर दूंगा 1/2n+1। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को दिख गई ये सीरीज? इसमें दो दो सीरीज छुपा है, ये इंटू है और डॉट और डेसिमल नहीं है। ठीक है, 1 फिर 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितने लोगों को दिखा ये 1 2 3? अगर पहले टर्म को देखूं ना तो वो है 1 2 3 4 5 6, मैंने पहला टर्म तो n है जो अभी अभी ऊपर लिख के आए, और दूसरा टर्म किसी ने 2 फिर 2 का स्क्वायर किया है फिर 2 का क्यूब किया है, मतलब इनटू में 2 की पावर क्या किया बताना? दूसरे पे हूं तो 2 का पावर 1 है, तो nवे पे होऊंगा तो n-1 होगा। तो किसी ने दो सीरीज मिला दी है। अब मैं सुनना आपसे क्या बोलता हूं, ये क्या लिखा आपने? लिख तो दिया लेकिन अब बताने की बारी है, ये क्या लिखा आपने? क्या आपने सबसे आखिरी टर्म लिखा? एक बच्चा बोलेगा सर सबसे आखिरी टर्म आपने लिखा, मतलब इस सीरीज की सबसे आखिरी टर्म, सबसे लास्ट वाली टर्म n होगी, इस सीरीज की सबसे लास्ट वाली टर्म 2n+1 होगी, इस सीरीज की सबसे आखिरी टर्म 2n-1 होगी। कहानी समझना, ठीक है? अच्छा सर ये आखिरी टर्म होगी, या मैं यूं बोलता हूं ये होगी तो आखिरी टर्म लेकिन ये सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सुनना मैंने क्या बोला, n होगा आखिरी टर्म, ठीक है, आपने बोल दिया कि लास्ट टर्म होगा, जिससे इस सीरीज की लास्ट टर्म 2n+1 होगी, लेकिन एक बच्चा एक काम करता है, क्या काम करता है सुनना, उसने n की जगह 0 रखा, सॉरी n की जगह 1, n की जगह, एक सेकंड, यहाँ पे पहला टर्म को होगा ना तो यहाँ पे 2n-1 कर देते हैं, क्योंकि 0 तो रखेंगे नहीं, 0 टर्म तो होगा नहीं, इसलिए -1 कर देना। क्यों? क्योंकि एक रखोगे ना तो एक रखने पे देखना 2 1 2 और फिर -1 करके 1 आना चाहिए, इसलिए 2n-1, क्योंकि इसमें 0 टर्म नहीं होता, पहली टर्म होती है, इसलिए -1 कर दिया। ठीक है, तो ये भी सोचना पड़ेगा आपको, पहला टर्म होता है ये इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसमें 0 भी रखना होता था, इसलिए यहाँ पे 2n-1 कर दिया। ठीक है, चलिए ये मैं आपको नहीं सिखा रहा था, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसमें कोई बच्चा 1 रखता है, इस सीरीज में 1 रखता है, तो 2 1 2 -1, क्या 1 तो नहीं आ गया? हाँ, अगर 2 रखा तो 2 2 जब 4 -1 3 तो नहीं आ गया, और 3 रखा तो कहीं 5 तो नहीं आ गया? तो सर ये तो सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अभी आपने बोला सर ये आखिरी टर्म है, लेकिन सर ये तीसरे टर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये चौथे टर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप n की जगह 3 रखो, देके जाएगा तीसरा टर्म, आप n की जगह 4 रखो, चौथा टर्म देके जाएगा, आप n की जगह 5 रखो, पांचवा टर्म देके जाएगा। मतलब सर एक बात मेरे को क्लिक कर गई
कि जो nth टर्म होगा माने जो आखिरी टर्म होगा वो सभी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आखिरी टर्म वाले को अपन जनरल टर्म भी बोल देंगे। क्या बोला सर, क्या बोला, नहीं समझ में आया? आखिरी जो टर्म होगा उसको अपन जनरल टर्म भी बोल देंगे। ये बात मैं आगे आपको सिखा दूंगा और अच्छे से, अभी सिर्फ बोल के निकल जाता हूं, ठीक है? अब धीरे से बात इसने छेड़ दी है सम के ऊपर भी, तो ये भी आपको आ गया तो बता देता हूं यहां पे कि इसने बोला कि nth टर्म, टर्म को दो बार लिख दिया, एक बार इरेज कर देना, ठीक है? nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय tn एंड सम ऑफ n टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय sn। ये तो छोटी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं। अगर मैं sn पूछूं तो sn क्या है? क्या सम ऑफ n टर्म्स है, मतलब पहले टर्म का सम, फिर दूसरे टर्म का सम, पहला टर्म देखना t1 लिख रहा हूं, दूसरा t2, तीसरा क्या लिखूंगा t3, ऐसे ही करते करते क्या मैं tn लिख दूंगा आखिरी टर्म। अच्छा, अगर ये मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा सर लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, लेकिन मैं बोलता ये लास्ट टर्म तो है ही, लेकिन जो आखिरी टर्म होता था ना, जैसे यहाँ पे n ये सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता था, 2n-1 भी सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता था, इसीलिए जो लास्ट टर्म होगा सर ये अपना जनरल टर्म भी होगा। लास्ट टर्म इज द जनरल टर्म, ठीक है? क्या आपको कहानी समझ में आई कि जो आखिरी टर्म अपन लिख रहे होंगे ना वही जनरल टर्म होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही बोल दी आपको, ठीक है? अच्छा, कई बार आपको समेशन खोलने आना पड़ेगा और समेशन बनाने भी आना पड़ेगा। बहुत सारे डरावने लोग ना इसको आपको डराने के लिए समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप बिल्कुल डरिएगा नहीं। अगर यहां पे देखो तो टी 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 नहीं बदल रहा है तो टी को लिख दिया, जो चीज बदलेगा उसको मैं वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या यह 1 2 3 फिर करते करते एन बदल रहा है, एन तक जा रहा है, एन भी एक कांस्टेंट है, तो जो बदलेगा उसको किसी वेरिएबल लेट से आर से मैंने दिखा दिया। नीचे के लोग में उनको रखेंगे जहां से गाड़ी चलनी स्टार्ट हो रही है, तो क्या 1 से चलनी स्टार्ट हो रही है वेरिएबल की गाड़ी। अब जिसको आपने वेरिएबल किया उसको देखना है कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा, तो क्या आर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, हाँ, और क्या आर इज इक्वल टू एन तक जाएगा। तो ऐसे समेशन में भी सोचना पड़ेगा आपको। आ रही कहानी समझ में, ठीक है? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो इस लेक्चर में ना, इस क्लास में आप बड़े क्वेश्चंस की उम्मीद मत रखना, ठीक है? क्योंकि बेसिक लेक्चर है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। मैं आगे ही बोल देता हूं। फिर क्यों करा रहे हो सर? प्रैक्टिस कराने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है? बहुत बार बोल चुका हूं आपको कि बचपन में जो आप पढ़ते हो उससे आईआईटी क्रैक नहीं होता, उससे डब्ल्यूबीजेई क्रैक नहीं होता। फिर क्यों पढ़ते हो? क्योंकि अगर बचपन वाली चीजें नहीं पढ़े रहोगे तो अभी वाली चीजें समझ में आएंगी क्या? नहीं ना। तो अभी आज के क्लास वाला नहीं पढ़ोगे तो आगे फर्दर लेक्चर्स में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसमें जो क्वेश्चंस होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो क्या मैं आपसे अगर पूछ दूं कि इसकी सीक्वेंस खोल दो जिसमें एन की जगह ऑड रखना और एन की जगह इवन रखना, एन क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं एन क्या है, तो एन रिप्रेजेंट करता है कौन सी टर्म पे हो आप, कौन सी टर्म पे। अगर आप पहले टर्म पे हो ना तो एन इज इक्वल टू 1, अगर आप दूसरे की बात करो तो एन इज इक्वल टू 2। अब उस दूसरे टर्म पे जो वैल्यू होगी उसको T2 बोलेंगे। समझने की कोशिश करना, जो वैल्यू होगी उसको T2 बोलेंगे। और n इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि दूसरी टर्म, n इज इक्वल टू 2 का कभी मतलब नहीं हुआ कि n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2 है। समझने की कोशिश करना, दो लोग खड़े होंगे, एक उसकी पोजीशन बताएगी और एक उसकी वैल्यू बताएगी, ठीक है? तो अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू 2 माने दूसरे टर्म की बात हो रही है, और अगर मैंने बोला T2 इज इक्वल टू 4 माने दूसरा टर्म की वैल्यू 4 है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि टर्म्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसमें पूरा खेल टर्म्स का है, ठीक है? जो फॉर्मूले से आपको निकाल देता था, इसमें फॉर्मूला तो आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको इसमें भी दिखेगा, लेकिन टर्म्स, ठीक है? तो अगर n की जगह ऑड है, मतलब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखना है, अगर मुझे पहले टर्म की वैल्यू चाहिए, तो इसने बोला पहला टर्म पता कर लो क्या है, पहला टर्म ऑड है, तो इसलिए इसमें रखना, इसमें मत रखना। तो अगर इसमें रखा तो क्या 1 पहली सीरीज दिखेगी मुझे, दूसरी सीक्वेंस, सीक्वेंस बने कॉमा वाला, सीरीज मतलब प्लस माइनस वाला, ठीक है? अच्छा, n इज इक्वल टू 2, तो 2 क्या है? इवन, इवन रखने टाइम बोल दे इसने इसमें रखना, तो क्या -1/2,
3 इसमें रखना तो क्या 1/3 और 4 इसमें रखना तो क्या -1/4। ऐसे ही करते करते बोलना नहीं है कहां तक रुकना। और अगर उसने बोला नहीं है कहां तक रुकना तो क्या ऐसी सीरीज को दुनिया इनफाइनाइट सीक्वेंस तो नहीं बोल रही होगी। क्या आपको कहानी क्लिक की? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, अब आपको रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म आया तो फिर से पूछ लेता हूं। nth टर्म मतलब सबसे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। सबसे लास्ट टर्म को ही तो nth टर्म बोलेंगे। अब चूंकि उसकी पोजीशन दिखानी है तो अपन बोलेंगे nth टर्म। nth टर्म n जो होगी उसकी पोजीशन दिखा रही होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं tn बताओ तो t1 इसकी वैल्यू दिखा रही होगी, ठीक है। तो यहां पे लिख भी देता हूं, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पोजीशन, ठीक है। और tn क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वैल्यू, ठीक है। तो ये दो छोटी बात है जो मैंने आपको सिखा दिया। और पहली बात क्या सिखा दी कि जो आखिरी टर्म होगा वही जनरल टर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि आखिरी टर्म एंड आखिरी टर्म तक की सम में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं एसएन का मतलब क्या होगा, मेरे को इतना बताना। तो एक बच्चे ने बोला सर एसएन मतलब होगा ना सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। मैं एक और चीज में बोल देता हूं, सम ऑफ nth टर्म मत बोलो, इसको बोल दो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। सर ये आपने क्यों बोला? क्योंकि सोचना, जोड़ने वाला जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐड करे, वो लास्ट से भी ऐड कर सकता है। तो जो अपन रिलेशन देखेंगे ना वो स्टार्टिंग से है। अगर मैं बोलता हूं सुनना कि 7th टर्म फ्रॉम फर्स्ट और टोटल टर्म है 10, तो लास्ट से कौन सा टर्म हो जाएगा? 7th पे हो आप, 8th 9th 10th, तो क्या आखिरी से चौथी टर्म? तो n की वैल्यू 7 रखोगे कि n की वैल्यू 4 रखोगे? n की वैल्यू 7 रखोगे, क्योंकि जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना ये आपको फर्स्ट से है, लास्ट से नहीं है। अरे एक बच्चा सीक्वेंस को स्टार्टिंग से भी देख सकता है और दूसरा बच्चा उसको लास्ट से भी देख सकता है। जिसने स्टार्टिंग से देखा उसने n की वैल्यू 7 बोली क्योंकि n पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, और जिसने आखिरी से देखी उसने n की वैल्यू 4 बोली क्योंकि n पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो 4 कहां से? लास्ट से। 7 कहां से? स्टार्टिंग से। इसीलिए फर्स्ट लिख दिया। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, n टर्म लिख देता हूं, nth टर्म नहीं n टर्म लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं S1 बताना, S1 मतलब आप क्या समझते हो? तो एक बच्चा बोलेगा सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो T1 तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि वैल्यू को बतानी है, तो वैल्यू क्या होगी? T1। तो T1 तो नहीं बोल रहे हो बच्चों? हाँ T1 ही बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे S2 पूछ दूं तो बोलेगा सर S2 बने होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ये देखना, आप बोरिंग भी फील कर सकते हो अगर आपको आता होगा तो, लेकिन बिल्कुल मत करना, पेशेंस रखना, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब वैल्यू की बात कर रही है, मतलब T1 प्लस T2 तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि वैल्यू तो यही दिखाती है। थोड़ा सा साइड हो जाता ताकि आपको दिख भी जाए, ठीक है। T1 प्लस T2। अब मैं आखिरी बार आपसे पूछ देता हूं S3 इज इक्वल टू क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार नहीं पूछूंगा, आखिरी बार। सम ऑफ क्या बोलोगे? फर्स्ट 3 टर्म। अरे यही बोल रहे होगे ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो इसका मतलब एक बच्चा बोलेगा सर मतलब फर्स्ट 3 टर्म की बात हो रही है, मतलब वैल्यू की बात हो रही है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या यही होगा? बच्चा बोला हाँ यही होगा। अब मैं आपके सामने एक सेकेंड के लिए S1 को T1 बोल दूं तो आप मना नहीं करोगे मुझे। फिर मैं दूसरी लाइन में S2 को T1 प्लस T2 लिख दूं तो आप ये भी नहीं मना करोगे। अब एक बच्चे ने बोला सर T1 को कहीं तो देखें। मैं बोला कहां देखो? अरे जस्ट ऊपर ही तो देखे हैं। T1 जहां बोल रहे हो कि T1 नहीं S1 है, तो क्या मैं S2 इज इक्वल टू T1 की जगह S1 प्लस T2 लिख दो तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी? अच्छा, तब तक बच्चे ने बोला सर T2 इज नथिंग बट S2 माइनस S1, सोच जाना, ठीक है। अच्छा, तब तक सर आपने S3 क्यों लिखवाया? बोला और ऑब्जॉर्व कराने के लिए और आपकी दिमाग खोलने के लिए S3 को बोलना। S3 क्या? T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। अच्छा, तो सर T1 तक तो, T3 तक तो ठीक है। क्यों T3 तक ठीक है? क्योंकि T1 प्लस T2 को आप अब भी बोल के आ रहे हो S2। अरे देखो तो सही, ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही बोल के आ रहे हो कि T1 प्लस T2 तुम S2 हो, तो आज के दिन इनको S2 बोल दूं, हाँ, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
S3 माइनस S2। एक बच्चे ने खट से ऑब्जर्व कर लिया, टाइम ही नहीं लगता ऑब्जर्व करने में। 2 2 1 3 3 2। तो अगर आपसे मैं बोल दूं कि बताना टी एन इज इक्वल टू क्या, तो एक बच्चा बोलेगा एस एन एन, गाने की तरह याद कर लिया, एन 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 माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गई सम और टी एन एन टर्म में रिलेशन। तो दिस इज रिलेशन। ठीक है, कि अगर आपसे कभी भी 10वां टर्म पूछ दिया कि 10वें टर्म की वैल्यू बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू या पोजीशन वैल्यू, तो अगर आपसे उसने पूछा कि T10 बताओ, तो उसने पूछा 10वें टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आप 10 तक का टर्म जोड़ोगे और फिर इसमें 9 तक का टर्म घटा दोगे, तो आपको 10वें टर्म की वैल्यू आ जाएगी। दिखने में भी लग रहा है, क्यों, 10 तक जोड़ा फिर 9 तक हटा दिया तो 10वां बच गया ना, तो दिखने से भी लग रहा है। ठीक, अच्छा, ये बात नंबर आपको एक बता दी। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा सोच रहा है कि सर ये आपने कौन सी सीक्वेंस के लिए बताया, कौन सी सीरीज के लिए बताया, अर्थमेटिक के लिए बताया, ज्योमेट्री के लिए बताया, किसके लिए बताया, ये सभी के लिए है। मतलब सर कोई भी एक सीक्वेंस जो कोई सी भी रूल फॉलो करे, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन को फॉलो करेगी। हाँ, एपी भी होगी तब भी, हाँ, जीपी भी होगी तब भी, हाँ, एजीपी भी होगी तब भी, हाँ, तब भी। अरे कोई सी भी सीरीज होगी, अगर उसमें 10वीं टर्म निकालनी है और उसमें आप 10 तक जोड़ के 9 तक घटा दोगे तो 10वीं नहीं मिल जाएगी। तो चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर ऑल सीरीज, फॉर ऑल सीरीज, इसलिए कंफ्यूज ही नहीं होना, क्योंकि अभी तक मैंने एपी की बात भी नहीं छेड़ी है, मैंने जीपी की भी बात नहीं छेड़ी, मैंने किसी सीरीज की बात नहीं छेड़ी, तो मैं जनरल चल रहा हूं, जनरल जनरल सीरीज पे बात हो रही है। ठीक, अच्छा, इसने दिया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज एस एन इज इक्वल टू दिस, एस एन में एक इक्वेशन दिया, उसने पूछा आपसे 10 टर्म बताओ। तो अगर सामने वाला एस एन देख के भाग गया और आपसे 10वीं टर्म पूछ दी, तो आप बिल्कुल इस बात को लिखने से नहीं चुकोगे कि T10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। अब जल्दी से इसमें 10 रख देना, अगर 10 रखा तो 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, ओके, और माइनस में 9 रखा तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 9। आप मुझे परेशान नहीं करोगे इतनी गंदी कैलकुलेशन करने में, खुद से कर लोगे और आंसर ला दोगे, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी जस्ट। ठीक, अब इसने बोला सम ऑफ एन टर्म, उसने फिर से एस एन की इक्वेशन दे दी। अगर उसने फिर से एस एन की इक्वेशन दे दी 3n स्क्वायर प्लस 5n, बट अब की बार वो आपसे टीएन नहीं पूछ रहा है, उल्टी बात करवा रहा है। वो बोल रहा है कि वैल्यू दे दिया 169, आप मुझे पोजीशन बता दो। तो पोजीशन माने कौन, एन। अरे पोजीशन मतलब एन की वैल्यू मांग रहा है, इसीलिए तो बोला एन मतलब पोजीशन और टीएन मतलब वैल्यू। अब की बार वो आपसे टीएन नहीं मांग रहा, अब की बार वो टीएन दे चुका और आपसे एन मांग रहा है। तो कितने लोगों को पता चल गया कि टीएन इज इक्वल टू क्या होता था, एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, क्योंकि जब भी रिलेशन दे देगा मैं तो यही लिखूंगा। ठीक, अब की बार उसने वैल्यू दे रखा है क्या, 169। तो अगर उसने 169 वैल्यू दे रखा है ना, तो मुझे जस्ट एन निकालना है। तो क्या मैं अब की बारी एन ही रखूंगा, तो एन रखूंगा तो 3n स्क्वायर प्लस में 5n। ठीक है, माइनस में अगर एन की जगह एन माइनस वन रखूंगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में 5n माइनस वन। ठीक है, अब पहली बार इतनी कैलकुलेशन आई तो सॉल्व भी कर लेता हूं, आपको दिखनी भी चाहिए। ठीक है, n माइनस वन का होल स्क्वायर है प्लस में n माइनस वन है, कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो आपको करनी है। तो 169 यहाँ पे हो गया, यहाँ से हो गया आपको 3n स्क्वायर प्लस में 5n, और यहाँ दिखेगा आपको माइनस का, इसको खोलू तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर होगा प्लस का b स्क्वायर माने प्लस का 1, जो कि यहां से हो जाएगा तो प्लस का 3 लिख दूं, माइनस का 2ab, तो यहां पे हो रहा होगा 2ab माने 2, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, और यहां देखो तो हो गया 5n माइनस में 5। ठीक, ये चल रहा है 169 इज इक्वल टू, यहां देखो तो कुछ कटना स्टार्ट हो गया, क्या 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर उड़ा दूं, अच्छा 5n, और ये जिस दिन खुलेगा ये भी माइनस का 5n होगा, तो n ही उड़ गया क्या, यहाँ पे 6n होगा ना, क्योंकि ए बी माने 2n हो जाएगा, माइनस का 2n, और माइनस का 2n से 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6n हो जाएगा। मैं बोला n से n ही उड़ जा रहा था, तो 5n से 5n तो उड़ा दूं। ठीक है, ये 5n से 5n उड़ा दिया। ठीक, अच्छा, और कोई डिलीट हो रहा है क्या, नहीं, तो ये माइनस का 6n, जिस दिन माइनस लेगा 6n बाहर दिखेगा आपको मार्केट में, और यहां पे देखो तो 3, और ये माइनस का 3 और प्लस का 5, ये देखना 3 आपको माइनस का आ जाएगा और प्लस का 5, तो प्लस का 5 और माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 169 की जगह वही मैं चेक कर रहा था, ठीक है, 164 होना चाहिए, 164, ठीक है। 164 करोगे तो यहाँ से 162 हो जाएगा, उसमें 6 की डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर लोगे कि कभी भी सामने वाला एसएन की इक्वेशन दे के चला जाए और आपसे अगर nth टर्म पूछ दे तो आप tn इज इक्वल टू SN माइनस 1 लगाओगे। सामने वाले ने बोली नहीं कि एपी क्या एपी को रिप्रेजेंट करता है, जीपी को रिप्रेजेंट करता है, उसने नॉर्मल बात किया, नॉर्मल सीरीज की बात की है। तो नॉर्मल वाले के लिए tn इज इक्वल टू SN माइनस 1 किसी भी सीक्वेंस के लिए काम करेगा, ठीक है। अच्छा, और दो काम की बातें मैंने आपको सिखा दिया, क्या कि जो लास्ट टर्म होगा वही जनरल टर्म होगा, टीएन मतलब वैल्यू और एन मतलब पोजीशन, ये भी बात मैं आपको सिखा दिया हूं। इतनी सी बात करके अब मैं याद करता हूं पहले प्रोग्रेशन को, दैट इज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कर लू याद, अभी तक सीख गए, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, तो पहली सीरीज तो पहला नियम भी सीख लेते हैं। इसने बोला मैं एक ऐसी प्रोग्रेशन हूं ना जो कुछ इस प्रकार के रूल को फॉलो करता हूं कि अगर किसी भी टर्म को आपने पकड़ा, किसी भी टर्म को आपने रैंडमली किसी भी टर्म को सेलेक्ट, आंख बंद किया और किसी भी टर्म को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने आंख बंद करके जिस टर्म को सेलेक्ट किया ना, उसके पिछले वालों को भी उसी टाइम आप सेलेक्ट कर लो। मतलब अगर आपने 10वीं टर्म सेलेक्ट की तो आपको अब दूसरी बार में 8वीं नहीं सेलेक्ट करनी है, 9वीं टर्म सेलेक्ट करनी है। अगर आपने 9वीं सेलेक्ट की तो आपको 8वीं टर्म सेलेक्ट करनी है, मतलब जस्ट एक पीछे वाला। और अगर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी वो किसी भी दो को घटाने में, किसी भी दो आसपास वाले को घटाने पे वही वैल्यू आ रही होगी। ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट करके समझा दिया क्या? इसलिए समझाया क्योंकि मैं आपको फील दिलाना चाहता था कि आप किसी भी दो आसपास वाले को घटा सकते हो। जरूरी नहीं है कि पहले दूसरे को घटाओ, आप 7वें 8वें को घटाओ, जो वैल्यू आएगी पहले दूसरे को घटाने पे भी वही आएगी। तो वही बात लिखा, सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी व्हेन डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। तो अगर मैं बोल दूं कि 8th टर्म और 7th टर्म को मैंने घटाया, मतलब मैंने T8 और T7 को घटाया, T8 और T7 को घटाया, और कोई एक वैल्यू आई लेट से D। D क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डिफरेंस को D से दिखा दिया, ठीक है। और अगर मैंने T2, T3 और T2 को घटाया, और चूंकि ये एपी है तो क्या इसको भी आनी है D ही? अरे सोच के बोलना, इसको भी आनी है D, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर हट जाता हूं। अब आपको दिखा T3 माइनस T2, तो इसको भी आना है D ही। अब चूंकि ये भी D और चूंकि ये भी D, तो इसको नॉर्मल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये इन दोनों का कॉमन है। मतलब इसमें भी D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है। अगर आप कल को चल के T4 को जोड़ो, T4 को इसके पास वाला T3 से घटाओगे तो उसको भी यानी D है, चूंकि ये P है। नियम ही यही कहता है कि किसी भी दो आसपास वाले को घटाओगे तो सेम डिफरेंस आएगा। चूंकि सब में डी 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 आ रहा है, तो क्या मैं डी को कॉमन ले लूं? इसलिए दुनिया इसे नॉर्मल डिफरेंस नहीं बोलती, इसको कॉमन डिफरेंस बोलती है। आ रही है कहानी समझ में आपको? अच्छा, अब मैं उल्टा सोचने को बोल रहा हूं। अब मैं उल्टा सोचने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैंने दूसरे टर्म में से पहले वाले को घटाया तो डी आया, तो क्या पहले वाले में डी जोड़ दूं तो दूसरे पे पहुंच जाऊंगा? क्या बोला सर, क्या बोला, नहीं समझ में आया? अभी बोलता हूं, मैंने दूसरे में से पहले को घटाया तो डी आया, तो अगर मैं पहले में डी जोड़ दूं तो दूसरे पे नहीं पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं सामने से पहले की वैल्यू ए बोल रहा हूं, एक बच्चे ने बोला सर ए क्या है, पोजीशन या वैल्यू? वैल्यू है। मतलब सर जो ए है वही T1 है। हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई बार T1 ए है और TN AN है। TN वैल्यू तो रिप्रेजेंट करती है, और मैंने सामने से बोल दिया कि AN वैल्यू है, तो TN ही AN है और T1 ही A1 है। तो टर्म्स पे पूरा पकड़ होना चाहिए भैया, टर्म्स नहीं आया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ए है। अब मैं जैसे ही डी को जोड़ता हूं, मैंने दूसरी गाड़ी पे पहुंच गया, मैं दूसरे पोजीशन पे पहुंच गया। अब बताओ इसमें कितना जोड़ूं? क्या 2D जोड़ूंगा? अरे क्योंकि सबका डिफरेंस डी ही रहने वाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस डी, तो इन दोनों का भी तो डी होगा ना। चूंकि मैं दूसरे वाले से आगे बढ़ रहा हूं तो इसमें डी जोड़ के आगे बढ़ूंगा, जस्ट पिछले वाले से। अब मैं इसको पाना चाहता हूं तो पिछले वाले में डी जोड़ दूंगा, उल्टा खेल गया। सामने वाले ने एपी की डेफिनेशन बोली कि किसी दो को घटाओगे तो डी आएगा,
तो मैं जस्ट पिछले वाले में डी जोड़ता जाऊंगा तो अगला वाला पाते जाऊंगा। मैंने इसमें डी जोड़ा, ए प्लस डी हुआ, दूसरा मिला। इसमें डी जोड़ा, ए प्लस टू डी हुआ, तीसरा मिला। तो एक बच्चे ने बोला सर ऐसे जोड़ते जोड़ते अगर आप आखिरी वाले पे जाओगे, और आखिरी वाला आपको पता है लास्ट टर्म होती है, और जो लास्ट टर्म होती है वही टीएन होती है, और जो टीएन होती है वही जनरल टर्म होती है। तो क्या ये जो टीएन होगा इसको क्या दुनिया लास्ट टर्म बोल दे? सोच जाना। क्या इसको आखिरी टर्म बोल दूं? और क्या दूसरी भाषा में, क्योंकि ये सभी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ आखिरी टर्म बोलने के लिए लेकिन रिप्रेजेंट सभी टर्म को करेगा। अरे बोलने के लिए आखिरी टर्म है लेकिन रिप्रेजेंट सबको करेगा, तो क्या इसको जनरल टर्म भी बोल दो? सोच जाना। बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत बेसिक रख रहा हूं। इतनी छोटी छोटी बातें आपको हो सकता है आपने जहां से भी पढ़ाई की होगी सिर्फ दिखाया होगा, बोला होगा उन्होंने कि लास्ट टर्म है, जनरल टर्म है, आगे बढ़ गया, इतना जोड़ नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि आगे के क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे अगर मैं टर्म्स और इन सभी चीजों पे फोकस नहीं किया तो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आखिरी वाले से बात करूं तो इसको देखना, यही तो पैटर्न तो फॉलो करना, पैटर्न पकड़ना होता है। क्या ये चौथे पे बैठा है? चौथे पे 3D लेके बैठा है? अरे ए तो सब में है, देखो ए तो सब में है। चौथे पे बैठा है तो 3D लेके बैठा है, तो एनवे पे बैठा होगा तो क्या n-1d लेके बैठा होगा? तो आखिरी टर्म ए प्लस में n-1d याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे चौथे पे होगा तो 3D लेके बैठा होगा, तो एनवे पे होगा तो n-1 इंटू डी लेके बैठा होगा। आ रही है कहानी समझ में? ठीक। अच्छा, अब देखना, अगर आपने बात इतनी सी छेड़ी है कि जो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, क्या लिखूं कि लास्ट टर्म इज द जनरल टर्म, मतलब जो जनरल टर्म है वही लास्ट टर्म। ये आप अगर बात बोल रहे हो, ठीक है, और लास्ट टर्म को दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो आप अभी अभी करके आए हो टीएन से, लेकिन टीएन बोल रहा है मैं लास्ट टर्म भी हूं, मैं जनरल टर्म भी हूं। अरे टीएन से पूछोगे तुम कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, टीएन बोलेगा मैं लास्ट टर्म भी हूं, मैं जनरल टर्म भी हूं। तो अगर किसी दिन मुझे जरूरत पड़ गई कि लास्ट टर्म को सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करे, एल का मतलब सिर्फ लास्ट टर्म है, जनरल टर्म नहीं है। एल का मतलब खाली लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म की भी वैल्यू है, पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो एन से दिखाई जाती है, क्या एल से? आज के दिन एल कर दिया। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में? ठीक, तो समझने की कोशिश करना है। वैल्यू या पोजीशन? ये वैल्यू हो गई सर। क्यों? क्योंकि टीएन को ही तो एल से रिप्लेस कर रहे हो, टीएन को ही तो एल से रिप्लेस कर रहे हो। टीएन अगर वैल्यू थी तो एल भी तो वैल्यू होगी। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और एल इज इक्वल टू 31 आ गया, तो क्या समझोगे? लास्ट टर्म 31 है, मतलब 31 टर्म तक की सीरीज है, या फिर 31 लास्ट टर्म की वैल्यू है? तो एल जो होगी वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो क्या आप ये भी बात बोलोगे कि एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1t? अब जल्दी से थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी टाइमिंग 10-15 मिनट है, अपन पढ़ लेंगे, 1 घंटे तक की क्लास होती है ना। ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या आप यही बोलोगे? टीएन को आप एल से रिप्लेस करते हो क्योंकि आप बोल रहे हो जनरल टर्म ही लास्ट टर्म होगी। ओके। अच्छा, एल इज इक्वल टू, अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो क्या मैं डी की किसी दिन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दिखेगा एन डी माइनस में डी। सोच जाना। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे, अगर मान जाओ, यहां पे करके दिखा देता हूं, अगर मान जाओ किसी ने सीरीज लिख दी 1 2 3, और ऐसे करते करते आखिरी टर्म दिख दिया 100। अगर आखिरी टर्म दिख दिया 100 मतलब पूरी सीरीज उसने लिख दी है, एपी की, सिर्फ एपी की अभी बात हो रही है, आगे की बात नहीं हो रही है, कॉमन बात नहीं हो रही है, एपी की पर्टिकुलर बात हो रही है। अगर एपी की कोई सीरीज लिख गया, अगर एपी की कोई सीरीज लिख गया तो पहला टर्म मुझे पता है, वो देख के पता चलेगा, दिमाग का जरूरत नहीं, आंखों का जरूरत पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस दे गया वो, और क्या आखिरी टर्म दे गया। और अगर वो सामने वाला आपसे पूछ दिया कि बताओ बेटा इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब सामने वाला एन की वैल्यू पूछ दिया, एन मतलब क्या होता है, कितनी टर्म्स, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एन, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर सामने वाला एन की वैल्यू पूछ दिया, मतलब कितने टर्म्स की सीरीज है आप ये बता दो, उसको निकालने के लिए देखना कैसे निकालेंगे। ए प्लस एन डी माइनस डी कर दूं, क्या मैं इधर से, यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं एल और ए को घटा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई करने जितनी है, डायरेक्ट डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये -1 को इधर +1 कर दिया, इज इक्वल टू क्या एन लिख दूं, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा?
तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर सामने वाला पूरी सीरीज लिख के दे दी और उसने पूछ दिया बताओ कितने टर्म्स की सीरीज है, और मुझे टर्म्स जानने का मन कर रहा है, कितने टर्म्स है इस सीरीज में, तो क्या करूंगा, आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म, फॉर्मूले पे ध्यान मत देना, जो बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और एक ऐड कर देना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस वन। अगर उसने सीरीज दे दी तो क्या पहली टर्म दे दी, क्या आखिरी टर्म दे दी, और क्या कॉमन डिफरेंस दे दिया, ठीक है। तो आप n बता दोगे, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। अगर आप पहले टर्म की बात कर रहे हो मतलब n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो, जिसको t1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, सीरीज लिखते हैं, आइए, ठीक है, एपी की सीरीज लिखते हैं। एक बच्चे ने लिखा तो लिखा ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ठीक है सर, इतना तक तो लिखने आता था। अब अगर लिखा ये, तो अब एक बच्चे को मन किया सर आखिरी से लिखो, क्योंकि आप बोल चुके हो आखिरी टर्म एल है, तो क्या एल में से डी ऐड करूं कि घटाऊं, बताना आप, सोचना, सोचने में मजबूर कर रहा हूं आपको, एल माइनस डी, अरे डी घटाऊंगा तब तो दूसरे पे पहुंचूंगा, क्योंकि तभी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके डी आएगा, एल माइनस डी ही तो डी होगा ना। तो क्या दूसरे वालों को घटा रहा हूं तो इसमें डी घटा दूं, मतलब एल माइनस डी में डी घटा दिया तो एल माइनस टू डी, तो आखिरी कुछ ऐसे लिखा गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप क्या बोलोगे, एल माइनस टू डी, देखना थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से आप बोल रहे हो, फर्स्ट से नहीं बोल रहे हो, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या आप दुनिया को बोलोगे एल माइनस टू डी, यही बोलोगे। क्या आप लिख रहे हो एल माइनस में थर्ड पे हो तो टू बोल रहे हो, तो अगर एन पे हो तो क्या एन माइनस वन इंटू डी तो नहीं बोलोगे, यही बोल रहे होगे ना। तो ये आ गया थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या इस फॉर्मूले को बोल दूं nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्योंकि एन ही तो पोजीशन को रिप्लेस, अरे थर्ड मतलब पोजीशन, और पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एन, तो क्या मैं इसको बोल दूं nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो कई बार आपको सवाल में ना डायरेक्ट nth टर्म फ्रॉम लास्ट की बात कर दी, या फिर आप इसको फर्स्ट से भी सोच सकते हो। अगर 10 टर्म की सीरीज है, क्योंकि आपको एन तो पता होना ही चाहिए, अगर 10 टर्म की सीरीज है और सामने वाले ने बोल दिया तीसरा टर्म बताओ लास्ट से, तो क्या तीसरा टर्म लास्ट से मतलब थर्ड टू वन, तीसरा पोजीशन पे हो, तो क्या स्टार्टिंग से एट्थ पोजीशन, सेवन नहीं भैया, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं लास्ट से थर्ड मतलब स्टार्टिंग से सेवन, 10 टर्म की सीरीज है तो नहीं, सेवन पे अगर हो आप हो ना, तो फिर एट्थ नाइन्थ टेंथ, लास्ट से चौथी पोजीशन है सेवेंथ, ठीक है। अगर 10 टर्म तक की सीरीज है तो लास्ट टर्म फ्रॉम थ्री लिख देता हूं, लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप ऐसे भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं अगर आप फॉर्मूला भी आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसमें था ए प्लस एन माइनस वन डी, चूंकि बात आखिरी से हो रही है तो एल माइनस एन माइनस वन डी, फिर भी आपको दिमाग पे इतना अगर सोच पा रहे हो, किसी दिन जरूरत पड़ गई तो आप ये सोच जाओगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अगर आपसे मैं बोल रहा हूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट और टोटल टर्म्स 10 की है, तो क्या एट्थ बोल रहे होगे, तो क्या यहां पे मैं बोल दूं एन में से, मतलब जितने टर्म की सीरीज है, एन माइनस एल प्लस में वन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो आप इतना सोच पाओ ये ठीक है, मतलब मैंने आपको यही चीज सिखा दिया कि अगर किसी ने बोल दिया 10वें टर्म, सॉरी 8वें टर्म फर्स्ट, मतलब तीसरी टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, 8वां 9वां 10वां, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, आपको मैंने ये भी सिखा दिया, ठीक। सामने बोला इफ 7 माइनस 4n इज nth टर्म ऑफ एन एपी देन इट्स कॉमन डिफरेंस उसने पूछ रखा है, ठीक है। उसने nth टर्म का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, क्या मतलब tn इज इक्वल टू दे रखा है 7 माइनस 4n, तो बताना ये tn आखिरी टर्म है कि जनरल टर्म, दोनों ही है, आखिरी टर्म भी है जनरल टर्म भी है। तो अगर ये जनरल टर्म है तो ये तो हर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये t1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, और t1 को रिप्रेजेंट किस दिन करेगा, जिस दिन मैं n की जगह 1 रख दूंगा, तो 7 माइनस 4 हर किसी को पता है 3 होता है। अच्छा, चूंकि मुझे डी निकालना है तो सर ने सिखा रखा है एपी में आसपास वाले लोग खोजो, तो टी1 के पास में कौन होगा, टी2, तो टी2 क्या होगा 7 माइनस में उस दिन रिप्रेजेंट करेगा जिस दिन इनकी जगह 2 रखूंगा, तो 7 माइनस में 2 8 होता है, दैट इज -1 होता है,
और हर किसी को पता है डी माने क्या होता है, डी माने होता है आसपास वाले को घटा दो, माने T2 को T1 में से घटा दो। तो कितने लोग बता पाएंगे T2 माने -1 और -3, दैट इज आपको -4। क्या आपको कहानी क्लिक की? या आपको दिख नहीं रहा है क्या? अब दिख रहा है -4। ठीक, ये इतना छोटा क्वेश्चन क्यों कराया? ये इतना छोटा क्वेश्चन नोट के लिए कराया, ठीक है, नोट पढ़ने के लिए। अब जितना ज्यादा नोट पढ़ोगे उतना ज्यादा नोट कमाओगे, ठीक है। तो Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n इन एपी, इन एपी भी ऐड कर देता हूं, इन एपी, क्योंकि जीपी में क्या होगी अभी तक अपन ने देखा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे Tn को, तो इसको खोल के देखते हैं। Tn इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया था ना, फिर से करता हूं, a प्लस में एन डी माइनस में डी, क्या यही होगा? तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं? Tn इज इक्वल टू नथिंग बट a माइनस में डी प्लस में एन डी। बहुत ध्यान से देखना, तो इसमें आपको फील आएगी कि n की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ n, डिग्री ऑफ n कितनी डिग्री है n की? तो एक बच्चा जवाब देगा सर n की डिग्री 1 है। तो अगर n की डिग्री 1 है ना, तो अब भी अभी जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आया कि अगर किसी की डिग्री n माने वो लीनियर फंक्शन होगा, तो क्या मैं Tn को बोल सकता हूं कि ये AP में लीनियर फंक्शन है n की? किसकी लीनियर फंक्शन है? n की, क्योंकि डिग्री तो आप n ही क्यों देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। दूसरी बात, बात नंबर 2 आपके सामने रखता हूं। क्या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, बट अगर उसने 7 - 4n Tn दे दिया, आप इसको 7 - 4n को इससे कंपेयर करके देखना। क्या उसने डी पूछा था, और देखना n के पास में क्या है -4, और यहां पे देखना आंसर ही -4 आया, और यहां पे देखना n के पास में कौन है? डी। तो कहीं जो n के पास में होता है वहीं तो डी नहीं होता। तो क्या मैं बात नंबर 2 रख दूं? इन फॉर्मूला, इन जनरल टर्म, इन जनरल टर्म कोफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस। तो क्या आप देख के भी बता सकते हो? अरे क्या आप देख के भी डी बता सकते थे? अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसा देके चला जाता एग्जाम में 7 - 4n इसकी डी बताओ, तो एक बच्चे T2 - T1 करेगा, और दूसरा बच्चा जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वो क्या देखेगा? n के पास में कौन है? -4, तो तुरंत बोलेगा d इज इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। इसने बोल रखा है कि 20, 19, 1/3, 18, 2/3 फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। तो क्या कोई सी भी टर्म रहे, क्या कोई सी भी टर्म रहे वो Tn ही होती है? अरे अभी आपको बोला Tn आखिरी टर्म बोलने के लिए होती है, लेकिन दिखाने के लिए वो सभी टर्म है। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कुछ भी आ रही होगी, होगी तो Tn ही ना। अरे रिप्रेजेंट तो Tn से ही करेंगे ना। तो Tn इज द लास्ट टर्म बट इट रिप्रेजेंट्स ऑल द टर्म। ये छोटी बात है, बहुत काम की बात है, ठीक है। तो अगर उसने पूछा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है जो भी होगा रिप्रेजेंट तो Tn ही कर रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं इट इज Tn, तो चूंकि उसको फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, मतलब नेगेटिव रहना, और मैथ्स में नेगेटिव को लेस देन 0 से दिखाते हैं, मना ही नहीं करोगे आप बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं बहुत सारी चीजें। नेगेटिव टर्म मतलब क्या होता है? लेस देन 0। क्या आप ये भी जानते हो? अच्छा, Tn निकालने की बारी है, तो एक बच्चा बोलेगा सर a + n - 1d। अरे यही बोलोगे ना। अच्छा, a की वैल्यू आप देख के बताओगे, आंखों की जरूरत है इसमें, दिमाग की नहीं, कि पहला टर्म 20 है। प्लस में n की वैल्यू मुझे नहीं पता, वही निकालनी है, माइनस में 1 इंटू में d, कॉमन डिफरेंस। 19 1/3 और 20 1/3 को घटा लेते हैं। अगर घटाते हैं तो ये 19 20 2/3, और चूंकि ये बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। आप करोगे माइनस का 2/3, ठीक है, डी लिख दिया मैंने। और चूंकि इसको रहना है लेस देन 0, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हो जाएगा 20 प्लस में, और यहां से हो जाएगा -2/3n। इसको लिख देता हूं माइनस का 2/3n, और यहां से माइनस और यहां से माइनस हो जाएगा प्लस का 2/3 लेस देन 0, ठीक है। अगर आप एक सेकंड के लिए एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, माइनस में 2n प्लस का 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो 60 और 2 तो 62 होता है, माइनस में 2n लेस देन 0, तो 62 लेस देन 2n, तो n क्या हो गया? 2 और 32 या 31, सॉरी 31, ठीक है। तो 31 लेस देन n, मतलब n को 31 से बड़ा रहना है, तो पहली नेगेटिव टर्म
कौन सी टर्म होगी, n इज इक्वल टू 32, क्योंकि 31 के इक्वल टू नहीं है, उसने नेगेटिव बोला तो नेगेटिव माने लेस देन 0, तो n जब 31 से बड़ा हो गया ना, अब वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पता भी देखो कैसे चलता है, टर्म छोटी होती जा रही है तो कभी ना कभी नेगेटिव भी तो होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म 32वां टर्म होगा। वैल्यू नहीं पूछी, टर्म पूछी है, मैंने n की वैल्यू पूछी है, वैल्यू नहीं पूछी। अब सोचो n32 कब आएगा, n32 मतलब t32, और उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी टर्म को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही रिप्रेजेंट करता है एपी में, इसलिए उसको दुनिया जनरल टर्म बोल दी। ठीक, if pth term of an AP is 1 by Q and qth term of an AP is 1 by P, find A minus D पूछा है। क्या अगर आपसे बोल रहा है pth term of an AP is 1 by Q, तो आप जल्दी से लिख दोगे pth term, मैंने पोजीशन की बात कर रहा है, हाँ मैंने n की वैल्यू p दी हुई है, हाँ इसीलिए बोला टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। pth टर्म मतलब n इज इक्वल टू p हुई, क्योंकि n ही पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो इसकी बात अगर छेड़ूंगा तो a प्लस में p माइनस वन इंटू डी is equal to 1 by Q लिखूंगा if P term of an AP is 1 by Q and Qth term of an AP is 1 by P। गलती से ये लिखना आप भूल गए होगे कि दोनों AP सेम ही है, इसलिए आप A और D सेम टू सेम ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी अगर बात होगी तो ये होगी A प्लस में Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by P, क्या यही होगा? अच्छा, अगर A और D सेम है ना तो मैं जल्दी से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि एक टर्म तो डिलीट हो जाए, और एक वेरिएबल तो कम हो, एक बोझ तो कम हो, इसलिए इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अगर इसको माइनस किया तो कितने लोग दिख गया, ए से उड़ गया। अच्छा, डी और डी मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, मैं डी को कॉमन खींच लूं। अगर मैं डी को कॉमन खींच लूं तो यहां दिखेगा पी माइनस वन माइनस का क्यू प्लस का वन, तो वन से वन भी डिलीट हो गया, तो क्या आप बोल दोगे पी माइनस क्यू डायरेक्ट इज इक्वल टू, इधर से देखोगे तो ये हो गया वन अपॉन में क्यू माइनस वन अपॉन पी। ठीक, अच्छा अगर इधर देखो डी पी माइनस क्यू और इसके एलसीएम आप बिल्कुल मना ही नहीं करोगे पी क्यू, तो क्या ऊपर दिख जाएगा क्यू से क्यू मर गया पी माइनस क्यू। तो एक बच्चे ने बोला सर कहाँ देख रहे हो, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू उड़ा दो ना, और डी की वैल्यू दुनिया को बता दो ना वन अपॉन पी क्यू। तो मैंने बोल दिया डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू। अब ए कैसे लाऊं, अरे ए इसमें पिला दो, डी ए देकर जाएगा ना। अगर डी की वैल्यू इसमें पिला दिया तो ए प्लस में पी माइनस वन इंटू में डी की जगह क्या रखनी है, डी की जगह वन अपॉन पी क्यू तो नहीं रखनी है, हाँ वन अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन में क्यू। ठीक है, अच्छा अगर यहां देखा तो ये हो गया ए प्लस में पी से इसकी मल्टीप्लाई क्या वन अपॉन क्यू हो जाएगी, सोच जाना, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई वन अपॉन में पी क्यू हो जाएगी इज इक्वल टू वन अपॉन में क्यू। अब गलती से भी वन अपॉन क्यू और यहां वन अपॉन क्यू उड़ा सकता हूं क्या, नहीं समझ पा रहे? अरे इधर प्लस में इधर भी प्लस में है, तो इन दोनों को डिलीट कर दिया ना, तो यहां से क्या आपको a इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू दिख गई? अरे ये तो बहुत गलत हो गया, a इज इक्वल टू वन अपॉन पी और d इज इक्वल टू वन अपॉन पी, और सामने वाले ने a माइनस डी बोल दिया है, मतलब वो बोल रहा है वन अपॉन पी क्यू से वन अपॉन पी क्यू घटाओ, तो क्या आपको पता है कि जीरो आ जाएगा? ठीक है, आगे की बात कर लेता हूं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें आपको पूरी सीरीज लिखनी होती है और फिर उसमें बतानी होती है कितने टर्म्स की सीरीज है। तो अगर पूरी सीरीज आपके सामने दिए जाऊं तो आज ही के दिन सिखाया था, अगर पूरी सीरीज दे गया और आपसे टर्म्स पूछ दिया तो आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म डिवाइडेड बाय डी प्लस में वन, क्या यही फॉर्मूला होता है? अरे पूरी सीरीज लिख दी और आपसे पूछ दिया कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो क्या करोगे? आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म, गाने की तरह याद रखो, आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म डिवाइडेड बाय डी प्लस में वन, गाने की तरह याद रखो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा उसने बोला आप दिमाग से सीरीज तो सोचनी पड़ेगी ना, सामने वाले ने क्लू फेंक दिया मेरे ऊपर। उसने बोला हाउ मेनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 81 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो सोचो पहला टर्म 3 से कौन मरेगा, 81 तो नहीं मरेगा, कैसे पता चलता है 3 से मरेगा कि नहीं? अरे दोनों को जोड़ 3 से मरना चाहिए, तो 819 होता है। और लाइन बिटवीन बोला है उसने, मतलब उसने नहीं बोला कि आप 81 टच करो, और 1000 टच करने से भी मना कर दिया, क्योंकि उसने बिटवीन बोल दिया ना। अगर B2 नहीं बोलता तो 81 ही पहला टर्म हो जाता जो मरता, लेकिन उसने बिटवीन बोल दिया तो बोला 81 के 3 बार जोड़ो, लेकिन उसने एक हेल्प कर दिया 81 देके, क्योंकि अब मैं 3 जोड़ता जाऊंगा, तो 3 जोड़ा तो पहला 84 तो नहीं होगा जो मरेगा, फिर 3 जोड़ूंगा तो 85 86 87, आखिरी वाला कौन होगा? क्योंकि आखिरी वाले की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला में वो भी है L माइनस ए अपॉन में डी प्लस वन। तो आखिरी वाला कहीं 1000 से पीछे जोड़ते हैं, 999 तो नहीं होगा, 3 से मरने वाला कटने वाला, तो 999
तो क्या जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज एन इज इक्वल टू आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस में 1 कर लोगे। ये सोचना हाउ मेनी इवन इंटीजर लाइंग फ्रॉम 81 टू 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। इवन पूछा जो 5 से डिविजिबल हो, तो 81 इवन जो 5 से डिविजिबल हो, इवन 85 तो नहीं ना क्योंकि ऑड है, तो क्या पहला 90 तो नहीं होगा, दिख गया आपको। अब क्या इसमें 5 5 जोड़ते जाऊं, नहीं, इवन लाना है तो दूसरा 100 होगा, दो ही तो पता करना होता है, और आखिरी वाला पता कर लो क्या आखिरी वाला 1000 होगा। हाँ, दिमाग पे जोर डाल के सोचना है, ठीक है। तो क्या n इज इक्वल टू वही आखिरी माइनस पहला अपॉन में डी प्लस 1। अच्छा, आखिरी वाला सोचना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट शुरू होती है 10 से, आर देयर इन विच रिमाइंडर इज 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो आपको पता है 4 से डिवाइड वाले में एक जोड़ोगे तब जाके रिमाइंडर एक छोड़ेगा, तो 4 में 10 की डिवाइड पहली बार लगेगी, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। 12 में लगेगी तो डिवाइड हो जाएगा, एक जोड़ोगे तो 13 तो पाला नहीं होगा। सोचने के लिए सिखा रहा हूं। अरे 4 में जिसकी डिवाइड लग जाएगी उसके जस्ट एक बाद वाला ही तो रिमाइंडर एक छोड़ रहा होगा, तो 4 में पहली बार 2 डिजिट वाले में 12 की डिवाइड लगेगी, फिर उसके एक बाद वाला 13 होगा, फिर सोचो 16 की डिवाइड लगेगी, एक बाद वाला 17 होगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या पूछा, व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 2 डिजिट नंबर पूछा ना, 2 डिजिट नंबर कहां पे अंत हो जाता है, 100 पे या 99 पे, 99 पे। तो सोचो 99, 98, 96 होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो एक जस्ट बाद वाला दैट इज आपको 97 कर लोगे, ठीक है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर शायद आपको ये 2 क्वेश्चन कराता हूं, फिर सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसने बोला है कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज, ठीक है। 2 एपीज दे दिया, ये पहली एपी, ये दूसरी एपी दे दी उसने, और उसने बोला कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ दी एपीज, मतलब दोनों को मिला के एक एपी लिखो और उस एपी में बता दो कि कितने टर्म्स है। तो आइए आपको कॉमन एपी लिखने का सिखाता हूं, कॉमन एपी, ठीक है। कॉमन एपी लिखने का सबसे पहला तरीका होता है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म। अरे इतना तो आप देख के भी बता सकते हो, पहली कॉमन टर्म कौन सी होगी, 17, 16, 21 तो नहीं दिख गई जो पहली बार में दोनों में मिलेगी, इतना तो आप देख के बता सकते हो ना। तो मैंने देख लिया पहला टर्म 21 है। अच्छा, स्टेप 2, अगर मुझे सर कहीं से डी मिल जाए ना तो मैं हर टर्म लिख पाऊंगा, हर टर्म लिख पाऊंगा अगर डी मिल जाए तो डी जो होता है ना, डी ऑफ कॉमन एपी, ठीक है, डी ऑफ कॉमन एपी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ डीज ऑफ बोथ एपी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे पहले वाले की डी बताना, D1 अगर बोलोगे तो 17 और 21 4 होता है, दूसरे वाले को बताना 16 और 4 25 होता है, D2 5 होता है, तो क्या एलसीएम दोनों का 20 हो जाएगा। तो आज के दिन एलसीएम मुझे पता चल गई, डी मतलब कॉमन एपी की डी पता चल गई, कॉमन एपी का डी मुझे पता चल गया, कितना आया वो, दोनों का एलसीएम दैट इज आपको 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 20, इसे मैं लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स में मिल जाए, ठीक है 20। तो क्या मुझे एपी बोल पाओगे क्या हो जाएगी, क्या मुझे एपी बता दोगे, क्या पहली टर्म कितनी आई, पहली टर्म आई 21, अगर डी के नाम पे आप 20 बोल दिए तो इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा, बोला था तो 20 ऐड किया तो 41, ठीक है। 2 टर्म तक ही जानना होता है, आखिरी टर्म कैसे लाऊं, क्योंकि सर एन बताने के लिए मुझे आखिरी टर्म पता करना जरूरी होगा। कितने लोग पता चल गया, ए तो दिख गया मुझे, डी तो पता कर लिया मैंने, एलसीएम ऑफ बोथ दी डीज, ठीक है फॉर्मूले से। एल कहां से लाऊं सर, आप सीखना यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या आखिरी जो कॉमन टर्म होगा वो 217 से छोटा होगा, या कल को 217 भी हो सकता है। अरे 217 के बाद अगर आप 218 लोगे तो वो इसमें तो हो सकता है लेकिन इसमें तो नहीं होगा, अरे क्योंकि ये गाड़ी तो 217 पे जाके ही रुक सकती है। तो मैंने क्या बोला, आखिरी टर्म कुछ भी हो, रानी है 217 से छोटी, मैं लिख देता हूं, ठीक है, उसको रानी है लेस देन 217 या फिर इक्वल टू 217, या तो 217 भी हो सकती है या तो 217 से छोटी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन कितने लोगों को पता है कि n इज ऑलवेज एन इंटीजर, क्योंकि n एक पोजीशन रिप्रेजेंट करता है।
अरे 3.2 पोजीशन थोड़ी होता है, पोजीशन या तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, 6.2 पोजीशन थोड़ी होगा। तो n इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब अगर मैथमेटिक्स में पूरे लोगों में से एक लोग को निकाल लोगे जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता होगा, दैट इज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ। ये शायद आपने पढ़ा होगा अगर आपने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी ट्वेल्थ में। तो इसको लास्ट वाले को 217 बोल दो, लास्ट वाले को 217 बोल दो, क्योंकि राना तो उसको 217 से छोटा ही है ना, या फिर 217 राना है। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या अपने आप इसके जस्ट पहले वाले इंटीजर पे फेंक देगा? क्या जस्ट आखिरी वाला वो वही एल रखेगा जिसपे एन की वैल्यू इंटीजर बन रही होगी? नहीं क्लिक किया तो बस इतना समझ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देना है। ठीक है, अभी और सोचने पे आपको मजबूर कर दिया, सभी आपके दिमाग स्ट्रांग करने के लिए, सोचने के लिए बोलता हूं, नहीं तो मैं फॉर्मूला लिख के भी चला जाता। ठीक है, तो एल की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या 217 है, माइनस में ए की वैल्यू बोलना क्या 21 है, डिवाइडेड बाई डी आप अभी अभी बोल के आओ 20 प्लस में 1। तो देखना थोड़ा ध्यान से, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूं बाकायदा, 7 माइनस 1 6 होता है। ठीक है, और यहां देखो तो 11 माइनस 2 9 होगा, 196 डिवाइडेड बाई 20 प्लस में 1। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? हाँ, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या 196 अपॉन में 29.8 होगी, प्लस में 1, और इसका भी जीआईएफ लेना है, 9.8 का जीआईएफ लेना है। तो 9 ये 10 ये 9.8 का बीच में जीआईएफ मतलब क्या होता है, जस्ट लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर पे फेंक देता है। तो 9.8 से जस्ट बड़ा लेफ्ट साइड में 9 है ना, तो 9.8 का जीएफ 9 प्लस में 1। दिख तो रहा है आपको? नहीं दिख रहा, एक सेकंड ऊपर लिखता हूं थोड़ा, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड दिया ही नहीं है क्या, इसको ऊपर लिख देता हूं। इसकी जीआईएफ करूंगा तो इसकी जीआईएफ 9.8 प्लस में 1, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी 9 प्लस में 1, तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो क्या आपने देखा, नोटिस किया कि जीआईएफ ने जस्ट इंटीजर वाले पे ही रख दिया, तो n इज इक्वल टू 10 आई। और अगर n इज इक्वल टू 10 आई तो क्या मुझे लास्ट टर्म बता दोगे, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, l माइनस में, एक सेकेंड, अगर n की वैल्यू पता चल गई तो क्या लास्ट टर्म बता दोगे, tn। लास्ट टर्म क्या होता है, tn इज इक्वल टू a, दैट इज आपको 21 प्लस में n माइनस 1, दैट इज 9 इंटू d, और d की वैल्यू तो 20 है। तो क्या 21 प्लस में 180 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 180, इसको एक सेकंड नीचे कर देता हूं। तो क्या यहां से 180 और 20 201 हो गई, तो 201 अपनी आखिरी टर्म है जो 217 से छोटी है। तो अगर मैंने जीआईएफ लगा दिया ना, तो ऑलरेडी 217 से उस वाले पोजीशन पे भेज देगा आखिरी टर्म को, जिससे कि इंटीजर आएगा, क्योंकि n की वैल्यू रानी है इंटीजर। ठीक, चलिए 19 टर्म फ्रॉम एंड बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी 19 टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है। तो अगर 19 टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो डायरेक्ट मैंने बुलाया था कि nth टर्म फ्रॉम मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला रिवाइज करने की बारी आई, लिख भी लो nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में अपन फॉर्मूला ही रिवाइज कर रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट याद कर रहे हैं। ठीक, तो क्या एल ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, एग्जाम में बैठे कैसे सोच रहे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसमें होता था एल माइनस में बाकी सभी समान सेम टू सेम। ठीक है, एल की वैल्यू बताना, मैंने आखिरी टर्म वैल्यू 72 माइनस में एन, एन आपको पता है क्या, एन आपको पता है, अरे 19 टर्म फ्रॉम एंड, तो एन की वैल्यू 19 है, तो 19 माइनस में 1, और डी की वैल्यू तो देख के बताओगे 6 माइनस 3 3 होगा, कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, चले तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज अपन ने एपी के बारे में सीख लिया। ठीक है, और क्या क्या सीख लिया मैं आपको रिवाइज कराऊं जल्दी से। तो मैंने ये सीख लिया कि एपी क्या होगा, जिसमें किसी दो को घटाओगे, किसी दो को नहीं, आसपास वाले को, आसपास वाले को घटाओगे तो उनका डिफरेंस वही होगा जो आप किसी भी दो आसपास वाले को घटाओगे। ठीक है, मतलब आपने अगर 8 और 7 को घटाया कुछ आया तो 19 और 20 वाले को भी घटाने पे वही आएगा, ये मैंने सिखा दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या सिखा दिया कि जो लास्ट टर्म होगी वही सभी टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब वो बोलने के लिए लास्ट टर्म होगा लेकिन वो सभी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। आप सभी टर्म की एन की वैल्यू रखते तो जाओ, एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को। अगर एन इज इक्वल टू 3 है मतलब थर्ड टर्म की बात हो रही है, और अगर टी एन इज इक्वल टू 16 है, सॉरी T3 इज इक्वल टू 16 है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है।
टीएन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और एन जो नीचे छुपा है ना वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सभी काम की बात मैंने सिखा दी। पहला लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक है। मिलते हैं सेकंड क्लास में जहां बात करेंगे आगे, और अब जो बात करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कभी भी अन्य टर्म पे नहीं पूछता, कभी भी टीएन वाला क्वेश्चन पूछता ही नहीं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट बात सम की होती है। अगर एपी का क्वेश्चन भी दिया ना तो वो सम का क्वेश्चन देगा, क्योंकि सम से ही वो टीएन निकलवा लेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीक्वेंस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पसंद आ रहा हो क्लास, प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, क्लास का नोट्स है, सब वहीं पे मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।